हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 के 4 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो प्रश्न नंबर 20 में बोला गया है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखा हुआ ये जो पद्यांश है, जो ये कविता है, इसकी प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। इसका अर्थ आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें यहाँ पे 2 पद्यांश दिया हुआ है। एक पद्यांश ये वाला है, माँ ने कहा पानी में झाँक कर, ये जो पूरा ये आप देख रहे हैं। और इसके अथवा में ये एक दूसरा पद्यांश यानी कि पोयम, एक कविता दी हुई है। लेकिन हम इन दोनों को ही नहीं देखने वाले हैं। कारण ये है कि ये जो पहला पद्यांश है ये कन्यादान चैप्टर से था और कोविड के बाद से ये चैप्टर आपका रिड्यूस हो गया है, कट हो गया है, तो इसलिए हम इसको नहीं देखने वाले। लेकिन इसके अथवा में जो ये है, ये किस चैप्टर से था? ये चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। लेकिन इस चैप्टर में पहले 6 स्टांजास थे, 6 पद थे। लेकिन उन 6 में से कोविड के बाद कट करके 3 रख दिए गए हैं और उन 3 में अब ये वाला कट हो गया, ये वाला अब उसके अंदर नहीं आता है। तो ये भी आपके सिलेबस से रिड्यूस है, इसलिए हम इन दोनों को ही आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाले इस परीक्षा अध्ययन 2022 बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को। तो यही कारण है कि ये दोनों पद्यांश हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये दोनों ही रिड्यूस हो गए, कट हो गए आपके सिलेबस से। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के पास। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 में बोला गया है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखिए। तो निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखा हुआ ये जो गद्यांश है, इसकी आपको प्रसंग सहित यानी कि संदर्भ और प्रसंग दोनों यहाँ पे आपको व्याख्या लिखना है, इसका अर्थ लिखना है। अगेन इसमें ये जो पहला वाला जो गद्यांश है, ये भी आपके सिलेबस से कट हो गया, रिड्यूस हो गया है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। लेकिन इसके अथवा में जो है वो हम आपको समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके अथवा में कौन सा गद्यांश है जिसकी हमको प्रसंग और संदर्भ सहित आपको व्याख्या समझानी है। तो इसके अथवा में बोला गया है, संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दल बंदियों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, जो ये गद्यांश है, इसका हम देखते हैं संदर्भ। तो संदर्भ में हम लिखते हैं उस चैप्टर का नाम जिससे ये पैराग्राफ या गद्यांश लिया गया है और उसके राइटर कौन है। तो यह जो गद्यांश है यह गद्य खंड के हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृति पाठ से लिया गया है। यानी कि यहाँ पे क्योंकि बार बार संस्कृति के बारे में बताया गया है, तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि हमारे बुक के संस्कृति पाठ से लिया गया है। और इसके जो लेखक है, जो राइटर है, वो कौन है? भदंत आनंद कौशल्यायन जी हैं। अब चलिए देखते हैं इसका प्रसंग। तो ये नोट नहीं है, ये बेसिकली हमारा प्रसंग है। तो आप सिंपली ऐसे प्रसंग लिखेंगे। ओके, तो प्रसंग में क्या होता है कि इस पूरे पैराग्राफ में हमको क्या बताया गया है। तो अभी जैसे कि हमने आपको पढ़ के बताए, तो हमें बोल सकते हैं कि इस गद्यांश में जो लेखक है, जो राइटर है, वो ये समझाना चाहते हैं कि किसी भी आविष्कार यानी कि जो आप खोज कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक लोग खोजते हैं, जो निर्माण करते हैं, तो उसको जो भी चीज़ वो खोज रहे हैं, जो भी वो चीज़ नई नई चीज़ें ढूंढ रहे हैं, उसको आप संस्कृति नहीं कह सकते। ठीक है, तो हर वो चीज़ जो ढूंढी जा रही है, जिसका आविष्कार किया जा रहा है, उसको हम संस्कृति नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये उसके बारे में बताया गया है। अब चलिए इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि कभी भी जब किसी गद्यांश की हमको व्याख्या करनी हो तो हमेशा उसको रटने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उन्हीं को आपको कैच करके और उनके मीनिंग को समझ करके ही आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, उसका अर्थ लिख सकते हैं। तो देखिए यहीं से मैं आपको पढ़ के बताते जाता हूँ पहले कि क्या क्या इसका मीनिंग हो सकता है, उसके बाद मैं आपको फिर से एक बार अर्थ यहाँ पे दिखा दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? संस्कृति। ठीक है, संस्कृति क्या होता है? जनरली हर वो चीज़ जो कि आपको आगे बढ़ा रही है, देश का विकास हो रहा है, वो हमारे लिए संस्कृति होती है। ठीक है, तो संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है और न ही रक्षणीय वस्तु। इसका मतलब ये है कि लेखक यहाँ पे कहना चाहते हैं कि संस्कृति का जो नाम है, देखिए संस्कृति का मतलब हम क्या बोलते हैं? जो चीज़ हमारे देश को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है, जो समय के साथ हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, वही हमारे लिए संस्कृति है। तो यहाँ पे संस्कृति ये जो नाम है, इससे हर चीज़ का आविष्कार जो किया जा रहा है वो हमारे लिए संस्कृति नहीं हो सकती है।
क्योंकि जो लोग हैं वो हर चीज़ को संस्कृति मान लेते हैं, तो ये हमारे लिए हो जाएगा कूड़ा करकट, यानी कि हमारे लिए कचरा है। तो वही बोला गया है कि संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर यानी कचरे का जो यहाँ पे बोध हो रहा है, जो उनको ज्ञान होता है, जो पता चलता है, वह एक्चुअली न तो संस्कृति है, वो संस्कृति नहीं है। हर चीज़ जो खोजी जा रही है वो संस्कृति का हिस्सा नहीं है, और ना ही वो रक्षणीय वस्तु यानी कि उसकी रक्षा करने के योग्य वो वस्तु है, यानी कि उसको सुरक्षित करके बचा करके रखने की जरूरत नहीं है। तो इस लाइन का एक मतलब ये भी होता है कि संस्कृति के नाम पर किसी भी वस्तु को आप बचा करके नहीं रख सकते हो। और ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आगे बोला गया है, क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। यानी कि देखिए, क्षण क्षण यानी कि हर पल में यहाँ पे संसार में क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव होते जा रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे इस संसार में हर चीज़ जल्दी जल्दी से परिवर्तित होते जा रही है, बदलते जा रही है, इसलिए आप हर पुरानी चीज़ को यहाँ पे पकड़कर नहीं बैठ सकते हो। यानी कि इसके पीछे जो छुपा हुआ है उसका अर्थ ये है कि समय के साथ साथ जो मनुष्य है, जो इंसान है, उसकी आवश्यकताएं, उसकी ज़रूरतें बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो हमें या हम कैसे पुरानी चीज़ों को पकड़ करके रख सकते हैं, क्योंकि अब नई नई चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है, तो नई चीज़ों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमको पुरानी चीज़ों को पकड़ करके बैठने की ज़रूरत नहीं है। आगे बोला गया है, मानव ने यानी कि इंसान ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि जो मानव है, जो इंसान है, उसने जब जब अपने प्रज्ञा यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है, और जो मैत्री है यानी कि जो मित्र है, जो दोस्ती है, जो दोस्ती का जो भाव है, उससे हमेशा कोई न कोई नए तथ्य को, नए फैक्ट्स की तरफ देखा है, दर्शन किया यानी कि देखा है। यानी हर बदलते समय के साथ नई नई चीज़ें, नए नए फैक्ट्स को देखा जाता है, नई नई चीज़ों का आविष्कार किया जाता है। तो जब जब उसने नई नई चीज़ें आविष्कार किया है, तब तब उसने ऐसा कोई वस्तु नहीं देखा, कोई चीज़ नहीं देखा है कि उसको बचा के रखने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, कि वो लंबे समय तक टिके रहे, उनको कभी भी दलबंदियों की ज़रूरत नहीं रही है। अभी दलबंदी क्या होता है समझाता हूँ। दल यानी कि एक समूह, और बंदी यानी कि बनाना। तो कोई ऐसे झुंड बना के या समूह नहीं बनाया है कि भाई इसको बचा के रखो। तो जब जब नए नए फैक्ट्स देखे गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा और नई नई चीज़ें खोजी गई है, तो उन्होंने हमेशा नई नई चीज़ें ही देखी है। ऐसा कोई नया आविष्कार नहीं दिखा है जो उस वस्तु को हमेशा से बचा के रखने के लिए किया गया हो, क्योंकि बदलते समय के साथ नई नई चीज़ें आविष्कार हो रही है, नई नई चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है समय के साथ। तो कहने का मतलब इस प्रकार से है कि जिस तथ्य का या जिस फैक्ट का आविष्कार हुआ है वो सभी के कल्याण के लिए किया गया है, और जैसे वो समय के साथ इस्तेमाल होते जाएगा तो उसको बचा करके रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी समय के साथ बढ़ते जा रही है, तो हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ती जा रही है। इसको बचा के रखने के लिए किसी दरबंदी की ज़रूरत नहीं है। तो ये था इसका अर्थ। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। तो जो हमने आपको समझा है वही यहाँ लिखा हुआ है। देखिए व्याख्या के अंदर कि लेखक कहते हैं कि संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का ज्ञान होता है वह न संस्कृति है और न रक्षा योग्य या सुरक्षित रखने योग्य वस्तु। अर्थात संस्कृति के नाम पर किसी भी वस्तु को आप संरक्षित करके यानी कि बचा करके नहीं रख सकते, क्योंकि हर पल बदलने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। यही हमने आपको समझा है, राइट। कहने का तात्पर्य यानी कि अर्थ यह है कि समय के साथ साथ मनुष्य की जो आवश्यकताएं, जो ज़रूरतें हैं, वो भी बदल रही है। तो हम कैसे पुरानी चीज़ों को संभालने की होड़ में यानी कि इस रेस में कि पुरानी चीज़ों को बचा करके रखो, संभाल करके रखो, उस चक्कर में नई चीज़ों को नज़रअंदाज करें, ऐसा सही नहीं है। इसके बाद बोला गया था कि जो मानव है, जो इंसान है, उसने जब जब अपनी बुद्धि, समझ और विवेक, तो इन तीनों का ही अर्थ एक ही है कि जो बुद्धि है वो बुद्धि का इस्तेमाल करके समझते हैं, और अपने बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करना उसको बोलते हैं विवेक। तो इन सब चीज़ों का जब यूज़ करता है, और जो दोस्ती या मित्रता के जो भाव होते, जो फीलिंग होते हैं, उनसे किसी जब नए तथ्य या फैक्ट का दर्शन किया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की ज़रूरत हो। ठीक है। तो कहने का अभिप्राय यानी कि अर्थ ये है कि जिस तथ्य का यानी कि फैक्ट का आविष्कार किया गया है, जो नई चीज़ खोजी गई है, वो सभी के कल्याण के लिए किया गया है। उसे सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हथियार, देखिए दलबंदी को हथियार भी बोला गया है क्योंकि वो एक जरिया है जिससे कि हम उस चीज़ को बचाने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी हथियार या दल यानी कि समूह की या बल यानी कि ताकत की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 22 में बोला गया है,
लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। देखिए जो लाउड स्पीकर होते हैं, जैसे गणेश जी बैठते हैं, दुर्गा जी बैठती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, शादी वगैरह में डीजे बजाए जाते हैं, तो लाउड स्पीकर को बजाया जाता है। तो उस समय जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो लाउड स्पीकर को बंद कराने के जो रिक्वेस्ट है, जो निवेदन किया जा रहा है, किसको करना है ये रिक्वेस्ट? ये हमको करना है उस जिले के जिलाधीश महोदय को। जिला यानी होता है डिस्ट्रिक्ट, तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो जिलाधीश होता है यानी जो कलेक्टर होता है, उस महोदय को, उस सम्मानीय इंसान को आपको यहाँ पे आवेदन पत्र लिखना है कि लाउड स्पीकर को बंद कराने का हम निवेदन कर रहे हैं, तो इसको बंद करवाइए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमको आवेदन पत्र लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? एड्रेस लिखते हैं। आप अपना एड्रेस लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमें लिखे H426 हीरा बाग, भोपाल, मध्य प्रदेश। तो हम मान लेते हैं भोपाल के रहने वाले हैं और हीरा बाग हमारा एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं, और इस एरिया में जो है बेसिकली लाउड स्पीकर का बहुत जोर जोर से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं सेवा में। ठीक है, सेवा में यानी कि हम आपकी सेवा में एक लेटर लिख रहे हैं, और किसको लिख रहे हैं? तो लिखेंगे जिलाधीश महोदय, यानी कि जो कलेक्टर हैं, जिला के मेन हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट के मेन हैं कलेक्टर, उनको हम लिख रहे हैं महोदय जी। फिर लिखते हैं भोपाल, तो जिस शहर के वो जिलाधीश हैं उस शहर का आपको नाम यहाँ पे लिखना पड़ता है। उसके बाद हम लिखते हैं मान्यवर। मान्यवर यानी क्या होता है? आदरणीय या सम्माननीय इंसान। देखिए जिसका आदर या सम्मान होना चाहिए उसके लिए हम यूज़ करते हैं मान्यवर। आगे बोला गया है सविनय निवेदन है कि, सविनय यानी कि झुक करके प्यार से मैं आपसे निवेदन यानी कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपका ध्यान ज्ञान सरोवर कॉलोनी हीरा बाग में लाउड स्पीकर की तीव्र एवं कर्णभेदी ध्वनि से उत्पन्न समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि हम जो है कलेक्टर से कह रहे हैं कि आपका जो ध्यान है हम आपका इधर आकर्षित करना चाहते हैं, कि इधर ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि जो कॉलोनी है, जिस एरिया का नाम है ज्ञान सरोवर कॉलोनी, ठीक है, चाहे तो आप इसका डिटेल पूरा एड्रेस यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ज्ञान सरोवर कॉलोनी है जो कि हीरा बाग में है, और हीरा बाग कहाँ है? ये भोपाल के अंदर है। तो वहाँ पे जो लाउड स्पीकर है उसकी तीव्र यानी कि तेज और कर्णभेदी, कर्णभेदी यानी कि कर्ण यानी होता है कान, तो कान को भेदने यानी कि उसके पर्दे फाड़ने वाली ऐसी ध्वनि यानी कि आवाज़ जो है यहाँ पे उत्पन्न की जा रही है। तो इस उत्पन्न ध्वनि की वजह से जो यहाँ पे समस्या है हम उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, यानी कि आपका ध्यान लाना चाहते हैं। इस समय पे माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं प्रारंभ होने को है। यही समय छात्रों के अध्ययन का है। तो जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है जो कि भोपाल में है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स को करवाता है, तो ये माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल यानी कि 10th 11th 12th 9th इन क्लासेस की एग्ज़ाम्स जो परीक्षाएं हैं वो शुरू होने वाली है। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट क्लासेस हैं यानी कि जो 11th और 12th की क्लासेस है उनकी भी परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है, शुरू होने वाली है। तो यही तो समय होता है, यही तो टाइम होता है जब जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अध्ययन करते हैं यानी कि पढ़ाई करते हैं। तो इस परीक्षा काल में यानी कि परीक्षा के समय में लाउड स्पीकर के शोर के कारण यानी कि हल्ले के कारण अध्ययन में यानी कि पढ़ाई में व्यवधान पड़ रहा है, यानी कि दिक्कत पड़ रही है, हमको कष्ट हो रहा है। और हमारा जो चित्त है, जो मन है, जो मन लगा करके पढ़ते हैं, एकाग्रता के साथ बिल्कुल ध्यान लगा करके जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें ध्यान लगाने में भंग यानी कि दिक्कत होने के कारण जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि हमको बहुत परेशानी हो रही है स्टूडेंट्स लोगों को। तो अतः यानी कि इसलिए आपसे प्रार्थना है कि, आपसे रिक्वेस्ट है कि अविलंब, अविलंब यानी कि बिना देर किए हुए ये जो लाउड स्पीकर है इसके बजने पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगाने का निर्देश पारित कर, निर्देश यानी कि आदेश, ऑर्डर पारित यानी कि पास कर दीजिए, कि आप ऑर्डर दे दीजिए कि लाउड स्पीकर को बजाना मना है, तो प्रतिबंध लगा दीजिए यानी कि इस पर रोक लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप ये आदेश पास करके हम छात्रों के ऊपर अनुग्रहित करें यानी कि एहसान करें, बहुत बहुत हम आपका एहसान मानेंगे अगर आप इसको बंद करवा देंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जिलाधीश को यानी कि कलेक्टर को लेटर यानी कि एप्लीकेशन लेटर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। आगे लिखा है भवदीय, भवदीय यानी कि आपका, फिर आपका जो भी नाम है आपको यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मान लेते हमारा नाम है प्रशांत व्यास, तो हमने लिखे प्रशांत व्यास। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए।
तो मान लेते हैं आपके बड़े भाई जो हैं उनके विवाह यानी कि शादी में सम्मिलित यानी कि शामिल होने के लिए, हेतु यानी के लिए, आप अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को पत्र लिखेंगे कि आप मेरे बड़े भाई की शादी में आइए, उनकी शादी होने जा रही है तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, शामिल होइए, सम्मिलित होइए। तो अगर इसके लिए आपको अपने दोस्त को पत्र लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो जैसे कि आप सबको पता है, सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं। तो मान लेते हैं हम ग्वालियर में रहते हैं और उसमें जो एरिया का नाम है वो है माधव कुंज, और 16 जो है वो वार्ड नंबर है। तो 16 माधव कुंज, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ये एड्रेस हो गया हमारा। फिर जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो वो दिनांक, तारीख लिखेंगे, जो भी तारीख पे आप लिख रहे हैं वो आपको डेट यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। देन मान लेते हैं कि 10 जनवरी 2025 को अगर मैं लेटर लिख रहा हूँ तो 10/01 in 2025 आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं आपके जो दोस्त हैं उनका नाम क्या है, स्वप्निल है, तो हम बोलेंगे प्रिय मित्र स्वप्निल। प्रिय यानी कि प्यारे, जो मेरे मित्र हो, तुम दोस्त हो, स्वप्निल, तो प्रिय मित्र स्वप्निल, सप्रेम नमस्कार। सप्रेम यानी कि प्यार के साथ मैं तुम्हें नमस्कार कह रहा हूँ। आगे बोला गया है शुभ यानी कि बहुत ही अच्छा जो समाचार है, जो न्यूज़ है वो ये है कि जो मेरे बड़े भाई हैं श्री सुरेश कुमार जी, ठीक है, मान लेते हैं बड़े भाई का नाम है सुरेश कुमार, तो उनका शुभ विवाह यानी कि जो शादी है वो दिनांक 24 जनवरी को 2025, ठीक है, 2025 को होना निश्चित हुआ यानी कि पक्का हुआ है। तो अच्छी खबर यह है कि जो मेरे बड़े भाई हैं श्री सुरेश कुमार जी, उनकी जो शादी है वो 24 जनवरी 2025 को होना पक्का हुआ है, निश्चित हुआ है। तो तुम तो जानते ही हो कि ऐसे शुभ यानी कि बहुत ही अच्छे अवसर पर, अच्छे मौके पर तुम्हारा आगमन, आगमन यानी कि तुम्हारा आना मेरे लिए कितना सुखद यानी कि सुख देने वाला और आनंददायक यानी कि खुशी वाला होगा, क्योंकि तुम आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे सुख भी मिलेगा और मुझे खुशी भी होगी, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, बहुत प्यारे मित्र हो। तो तुम्हें इस विवाह में यानी कि इस शादी में जितने भी वैवाहिक कार्यक्रम क्या होते हैं, शादी में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनको बोलते हैं वैवाहिक कार्यक्रम। तो इन सभी वैवाहिक कार्यक्रमों से तुम्हें पूर्व यानी पहले ही आना होगा। ऐसा नहीं कि शादी के दिन आ रहे हो, तुमको उससे पहले ही यहाँ पे आना होगा। निमंत्रण पत्र यानी कि जो इन्विटेशन लेटर होता है, इन्विटेशन कार्ड होता है, वो छपते ही, जैसे ही छप जाएंगे मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। जैसे ही छप जाएंगे इन्विटेशन कार्ड्स या जो मैरिज कार्ड होते हैं वो मैं तुम्हें छपते ही भेज दूंगा। लेकिन तुम जो ये जो मेरा लेटर है इसी को, निमंत्रण को यानी कि इस इन्विटेशन को स्वीकार कर, ठीक है। मान लीजिए ये जो मैं लेटर भेज रहा हूँ, इस लेटर को पढ़ करके मान लो कि यही एक निमंत्रण पत्र है, इन्विटेशन कार्ड है। तो जैसे ही तुमको ये मिलता है तो इसको स्वीकार करके आप पधारने का यानी कि आने का कष्ट करना, अपनी सभी चीज़ों को छोड़ करके यहाँ पे आ जाना। इसके बाद अब क्योंकि वो जो मित्र है उसके माता पिता भी होंगे तो उनके लिए भी कुछ लिखना पड़ेगा। तो पिताजी और माताजी को चरण स्पर्श, यानी कि जो तुम्हारे पिताजी है और जो माताजी है उनके मैं चरण यानी कि पैर को स्पर्श कर रहा हूँ, ऐसा उन्हें कहना। उसके बाद तुम्हारा अभिन्न मित्र, चाहो तो तुम्हारा प्रिय मित्र लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारा यानी कि तुम्हारा, अभिन्न यानी कि कभी अलग न होने वाला, भिन्न यानी अलग होना, अभिन्न यानी कि कभी भी अलग न होने वाला मैं मित्र हूँ। और अपना नाम जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे यहाँ पे। तो मान लेते हैं हमारा नाम जो है वो अखिलेश है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अखिलेश। तो इस तरीके से अपने मित्र को आपको लेटर लिखना होता है जब आपके बड़े भाई की शादी हो तो उसमें इनवाइट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। यानी कि आपको निबंध लिखना है लगभग 120 शब्दों में किसी भी एक विषय पर। तो देखिए यहाँ पे पहला है आंखों देखा खेल का वर्णन, दूसरा है विज्ञान वरदान भी अभिशाप भी, और तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब देखिए क्योंकि आप क्लास 10th में हैं तो 10th में किसी एक निबंध को आप पढ़ करके तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से जो IMP हैं निबंध, जिनको आपको बिल्कुल एक बार देखना ही चाहिए, चलिए मैं आपको वो लिस्ट दिखाता हूँ। तो देखिए नंबर 1 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है वो है विज्ञान के चमत्कार, ठीक है। थोड़ा सा आप ये राइटिंग इग्नोर कीजिएगा। सेकेंड है पर्यावरण प्रदूषण, मैंने पिछले ही सेट 1 में आपको बताया था। सेकेंड नंबर पे पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल आपको तैयार करना चाहिए। उसके बाद जल के ऊपर निबंध आता है, जैसे कि बिन पानी सब सून, इसी सेट में, तो ये IMP है। चौथे नंबर पे आता है खेल का आंखों देखा वर्णन, ये इंपॉर्टेंट निबंध है।
5वें नंबर पे आता है विद्यार्थी और अनुशासन। तो 5 निबंध तो बिल्कुल आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं और 2 एक्स्ट्रा ऐड करूं तो उसमें आएगा वृक्षारोपण और नेक्स्ट हो जाएगा जीवन में खेलों का महत्व। तो ये निबंध है, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं तो 1-2 निबंध पढ़ के बिल्कुल भी आप एग्जाम देने नहीं जा सकते। आपको बहुत सारी वैरायटी में आपको निबंध पता होने चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये थे 4 नंबर वाले क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ये चीज़ें ईजिली समझ में आ सके। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।